Hi, Hi, Hi everyone, my name is Kashif Raza and I am a second year MBBS student at AIMS Patna. मेरा नाम मयंक कुमार है and I am a second year MBBS student at AIMS Patna my name is Anishka Kaushik and I am a second year student at AIMS Patna. और मेरे नीट 2022 में 685 मार्क्स आए थे। NEET 2022 के अंदर my marks were 666 out of 720. My marks were 671 in NEET 2022. So ये मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं था, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मेरे पहले अटेम्प्ट में 486 मार्क्स आए थे और जो रैंक था वो 1,07,000 के आसपास था। Okay, so here were a few strategies that I used during the last 4-5 weeks to my NEET. First was that I gave a paper every day, barring like one day a week, because I had to revise all of the things that the paper was giving and collect all of my notes and make a mental plan of what I was going to do the next week. और आपका फोकस एनसीईआरटी पे भी रहना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एनसीईआरटी पे फोकस करती है, तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी के बेसिस पे फ्रेम किए जाएंगे। अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो जो एनसीईआरटी की लाइन होगी वही फाइनल आंसर होगा। तो आपने भले ही अपने टीचर से कुछ भी पढ़ा हो, आप एक बार एनसीईआरटी रीड जरूर कर ले। इस टाइम तक आपने एनसीईआरटी रीड कर ली होगी, आपको बस रिवाइज करना है, तो सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। लास्ट के टाइम पे मैंने हमेशा बोला है जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो ताकि तुम्हें पेपर का ट्रेंड पता चले, क्या आता है क्या नहीं आता है। एनसीईआरटी को बिल्कुल अपने दिल से लगा करके रखो, मेक श्योर यू फोकस ऑन ईच एंड एवरी लाइन। एनसीईआरटी के अंदर जो चीज़ें दे रखी हैं, इसके अलावा टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो। सो द सेकंड लास्ट वीडियो दैट आई मेड ऑन दिस चैनल वाज अबाउट अ स्टोरी ऑफ होप। उसके अंदर उस बच्चे ने, उस दोस्त ने मेरे, ही यूज द थर्ड थिंग, सबसे ज़्यादा पेपर को एनालाइज करना। NCERT फॉर बायोलॉजी ऐसे इट्स योर होली ग्रेल। हर चैप्टर को एक एक लाइन करके प्रॉपर्ली पढ़ना, इसके नोट्स बनाने हैं, जो भी तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करो। कुछ लोग बुक के अंदर आते थे, मेरे लिए डिड नॉट वर्क। आई यूज्ड टू मेक नोट्स अलग से एंड मैं अपने नोट्स में एवरी टाइम आई यूज्ड टू रीड NCERT। इफ आई फाउंड एनी पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट एंड आई डोंट हैव इट ऑलरेडी इन माई नोट्स, आई यूज्ड टू पुट इट, ताकि मैं वो चीज़ फिर से, क्योंकि मुझे NCERT आई डोंट लाइक रीडिंग द बुक NCERT बिकॉज आई फील लाइक उसका फॉर्मेट इज नॉट वेरी अपीलिंग टू द आईज। मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाती थी एंड आई यूज्ड टू मेक माय नोट्स सच अ वे दैट आई डोंट नीड टू रीड NCERT अगेन एंड अगेन। तो लास्ट के एक महीने में आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाता है। आपको इस टाइम टेस्ट पे फोकस करना होता है और अगर जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं तो आपको उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे करनी होती है कि जो टॉपिक्स प्रायोरिटी में नीचे आते हैं उनको नहीं करना होता, उनको बाद में करना होता है। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि इससे उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे और आएंगे भी, तो एक शॉर्ट नोट था, मैंने उससे पढ़ लिया था। For chemistry also NCERT is important. At least give it read at least twice or thrice. Especially जो inorganic का पार्ट है और ब्लॉक का पार्ट है वो ठीक से पढ़ना है क्योंकि वो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिजिक्स के लिए तो काशिफ ने सब कवर ही करा दिया होगा उसमें। आई नो, मैंने उसके लेक्चर्स देखे हैं, इट्स गुड। टॉपिक्स को रिवाइज कैसे करना है वो टेस्ट आपको बताएंगे। आपको टेस्ट देना है, एनालिसिस करनी है। हर एक टेस्ट की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स अटक जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे मार्क्स 500-400 पे अटक गए हैं, बढ़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता नहीं चल पा रहे हैं। अगर आपको अपनी वीक पॉइंट एनालिसिस करके पता चल जाए तो नेक्स्ट टेस्ट में आप उसको अप्लाई करके आपके मार्क्स इजीली 600 क्रॉस कर सकते हैं। तो आई यूज्ड टू वॉच वन शॉट्स बिफोर माय एग्जाम, तो वो देखते देखते आई यूज्ड टू टिक ऑफ चैप्टर्स कि ठीक है ये चैप्टर हो गया, चैप्टर हो गया। एंड इसके बाद से माय गोल वाज कि अब इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा था तो इससे सिट एंड आई यूज्ड टू सी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ एंड सेम क्वेश्चन फॉर्मेट के 3-4 सवाल बना लिए ताकि फिर से वो चीज़ें गलत ना हो। हर दिन आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, आपको लग सकता है कि आपको वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं बट वो भी आप भूल जाते हैं, तो उसको दिन के एंड में आधा घंटा आपको डिवोट करना है कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं बट इनको हाथ से नहीं जाने देना, इनको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। बाद में आता है अपना कूल मेंटेन करना। जो एग्जाम डे है वो सब कुछ डिसाइड करता है, तो एग्जाम डे के एक वीक पहले आपको कूल मेंटेन करके रखना है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो मैटर नहीं करता है उतना। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के टेस्ट होते हैं वो थोड़े से टेस्ट आपके कम मार्क्स आते हैं बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। वो नर्वसनेस आपको बस कंट्रोल में रखना है। अगर आप उस दिन कूल मेंटेन रख जाते हो तो आपके पीछे वाली सारी मेहनत उस दिन जरूर रंग लाएगी। मैंने रिविजन के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे हर चैप्टर के, लाइक सम चीट शीट फॉर्म्स में, जहाँ मैं लाइक जितना मुझे NCERT में इंपॉर्टेंट लगता था या मुझे मॉड्यूल्स में जो इंपॉर्टेंट लगता था उसको एक पेपर पे लिखा या 2 पेपर पे लिखा और उसको बार बार पढ़ती गई। मोस्टली आपका रिविजन लास्ट टाइम पेपर देते ही होता है, पढ़ते नहीं होता। यू गिव पेपर एंड उसकी वजह से आपको बार बार आपका एक्टिव रिकॉल स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहले किया, क्वेश्चन का ये आंसर है, NCERT में ये लाइन पढ़ी थी मैंने इधर, तो वहाँ से आंसर है। तो ऐसे करते करते रिवाइज हो जाता है पेपर। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड टास्क टू डू। आखिरी होता है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, जो एग्जाम डे पे आपको परफॉर्म करना होता है। तो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहले बायो करता था क्योंकि उसमें सब मेमोरी वाली चीज़ें होती है।
तो आपको जैसे ही ऑप्शन दिखता है आपको आंसर पता चल जाता है, आप आगे निकल जाते हो। जब आपको पता रहता है कि मैंने 1 या 1.5 घंटे में बायो कर ली है और केमिस्ट्री कर ली है, आपके पास 1.5 घंटा और है फिजिक्स करने के लिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इतने सारे न्यूमेरिकल्स मैं कर सकता हूँ। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मेरी ये थी कि पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। और जो एनसीईआरटी है वो बायोलॉजी में तो मस्ट है पढ़ने की, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ लेंगे तो आपके एक्सर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और फिजिक्स में भी एक्सर्शन रीजन के क्वेश्चंस आजकल आने लगे थे। जब मैंने दिया था एग्जाम तो उस टाइम बहुत सारे एआर क्वेश्चंस आए थे और वो मेरे सॉल्व हुए थे क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। और काशी बॉस भी पढ़ा ही रहे एनसीईआरटी, तो आप उनके जो वीडियोस देख सकते हैं, उनके वीडियोस पूरे देखिए। उसके बाद जो नोट्स आते हैं, हाईलाइटेड नोट्स होते हैं, उसमें उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको देखना है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसपे एआर क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। लास्ट के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर से उम्मीद नहीं हटानी होती है, ठीक है। मान लो सिलेक्ट नहीं होगे लेकिन एक कोशिश तो करोगे, एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा कि मैंने कुछ एफर्ट ही नहीं करा, ठीक है। मेक श्योर कि तुम मेहनत करो और वो सेम मेहनत तुम्हारे रिजल्ट में तुमको देखने को मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि आपको 1 महीने में फोकस करना है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपने फोकस कर लिया, मेन है टेस्ट एनालिसिस, अगर वो आपने ठीक से कर लिया तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होंगे। तो अभी एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं, काम रहना है, चिल रहना है, पढ़ते रहना है। आपने जो मेहनत की है रंग जरूर लाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। एट द एंड आई जस्ट लाइक टू से कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना पेपर का, पेपर हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। 2 साल पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, या 1 साल पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, बट पढ़ा है तो डरने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। ऑल्सो जो भी चीज़ें आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज समथिंग जो कि मैंने खुद अप्लाई करा है, खुद वो चीज़ करी और खुद फॉलो करके यहाँ पर हूँ। एंड सिमिलरली लास्ट 1 साल के अंदर आई हैव टोल्ड द सेम थिंग टू डिफरेंट पीपल। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं हम लोगों से पढ़ करके। इफ़ यू टॉक अबाउट मेड मेंटोर्स के नीट 2023 का रिजल्ट, तो वी हैव प्रोड्यूस 706 मार्क्स, वी हैव प्रोड्यूस 656 मार्क्स और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट। और ये भी हमने तब करा था जब लास्ट के 2 महीने सिर्फ बचे हुए थे, तब हमने करा था। सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेड मेंटोर्स टॉपर्स बैच जो कि आपका बैच A था वो क्लोज हो चुका है। अब वो बैच क्लोज हो चुका है 20 लोगों में ही। दिस इज़ अ न्यू बैच, दिस इज़ अ फ्रेश बैच। इसके अंदर ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर 50 पीपल। ये 50 लोग जो होंगे, वी विल मेक श्योर कि इसमें से हर एक बच्चा जो भी रजिस्टर करता है, वी विल मेक श्योर उसको बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एकदम एडवांस तक की जितनी चीज़ें होनी चाहिए हर एक चीज़ पता हो और हर एक चीज़ को वो फॉलो कर सके। देखो द थिंग इज़ लास्ट के टाइम पे तुम्हें पता होना चाहिए क्या कैसे पढ़ना है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना डायरेक्शन के मेहनत करोगे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, उल्टा और डिप्रेस होकर के बैठ जाओगे। एक डायरेक्शन वे के अंदर मेहनत करना ज़रूरी होता है एंड दैट इज़ वॉट वी विल मेक यू डू इन दिस पर्टिकुलर बैच। ऑल्सो फिजिक्स की सीरीज़ कंटिन्यू होगी, अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, आज रात में वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।